विभा गुप्ता, आचार्य भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत छंद शीर्षक लेकर उपस्थित हूँ। काव्य सौंदर्य के और भी तत्व हैं, रस, अलंकार, और आज हम छंद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम ये इसके बारे में जाने, ये है क्या, छंद क्या है। लय, तुक, गति, यति, चरण और मात्रा, इन सबसे युक्त जो काव्य रचना होती है वो छंद कही जाती है। लय यानी कि जो एक गेयात्मकता आ जाती है। तुक, जैसे हमने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, तो आरी की आवाज़ है यहाँ। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो यहाँ पर भी आरी बाद में आ रहा है, तो ये तुक मिल रही है। गति, जो कविता को पढ़ते समय एक सुखद और स्पष्ट प्रवाह होता है, वो गति कही जाती है। यति, जो कविता में एक विश्राम स्थल होता है जहाँ रुकते हैं, वो यति कहलाता है। चरण, चरण होते हैं जो कि जैसे मनुष्य चरणों के सहारे चलता है, मनुष्य चरणों के सहारे चलता है, ऐसे एक कविता भी चरणों पर आश्रित होती है। मात्रा, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा, गुरु जिसे हम बोल देते हैं, इनके ये क्या है, ये पढ़ते समय जो ध्वनि को सूचित करने के लिए संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। अब चरणों में वर्णों का क्रम और मात्रा छंद के प्रत्येक चरण में निश्चित होती है। इसके आदि आचार्य पिंगल हैं, इसीलिए इसे छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब चरण, चरण होते हैं इसके अधिकांश सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पय और कुंडलिया। और सामान्य रूप से जिनमें 4 चरण होते हैं, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये आ जाते हैं। अब वर्ण और मात्रा, इनको हम जानते हैं इस प्रकार से। दीर्घ, गुरु, देखिए ह्रस्व मात्रा, लघु भी बोलते हैं इसको हम, इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसे हम एक मात्रा, जो ये खड़ी पाई दिखाई दे रही है, इससे गिनते हैं। इसकी गणना में हम ये लगाते हैं खड़ी पाई। और दीर्घ, गुरु, जिसे हम अवग्रह द्वारा सूचित करते हैं, 2 मात्रा का समय जब लगता है तो वहाँ गुरु, ये जो अवग्रह दिखाई दे रहा है हमें, ऐस जैसा दिख रहा है, ये लगता है। अब इसके प्रकार जो हैं, एक तो समचरण होते हैं और एक अर्धसम, और विषम। ये सब मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। सम छंद वो कहे जाते हैं जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, वो सम कहे जाते हैं। और
अर्ध, जैसे ये सम के अंतर्गत आ जाता है हमारा चौपाई छंद, और अर्ध सम यानी जिनके कुल संख्या के आधे चरण समान होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आधे, दोहे में शुरू के में 13 और पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे में 11 आ जाता है, तो आधे समान हो गए ना, तो दोहा और सोरठा हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर आ गया चौपाई, और यहाँ पर आ गया दोहा और सोरठा। विषम वे कहे जाते हैं जिनमें अधिकांश 4 ही चरण, जिनके चरण समान नहीं होते, जैसे कि कुंडलिया। चौपाई छंद में सारे चरण समान होते हैं, इनमें आधे समान होते हैं, ये अर्ध सम हो गए। और कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें कि 4 से अधिक चरण होते हैं, जबकि सामान्य तौर पर 4 ही चरण होते हैं। लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें कि 4 से अधिक 6 चरण भी होते हैं, और उनमें समान मात्राएं नहीं होती, उनके चरण समान नहीं होते, तो वो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आ जाते हैं। अब मात्राओं की बात कर लेते हैं इनकी। लघु ह्रस्व, देखिए अ, ए, ओ, रे और चंद्र बिंदु। इन सब पर एक मात्रा यानी लघु यानी खड़ी पाई, इन पे खड़ी पाई लगती है, एक मात्रा से गिनते हैं इसको हम। और दूसरा हो जाता है गुरु, दीर्घ, इनमें आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और अनुस्वार, जिसे हम अंग बोल रहे हैं, इसमें भी उच्चारण में समय लगता है ना, तो उस पर हम मात्रा लगाते हैं 2 बराबर। 2 को हम गिनते हैं इसके द्वारा, अवग्रह जो दिख रहा है हमें इसके द्वारा। अच्छा, अब कुछ ये भी नियम है इसका कि आधे अक्षर गिने नहीं जाते, हलंत वाले और आधे अक्षर नहीं गिने जाते, लेकिन उनका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम 2 गिनते हैं, उसकी 2 मात्रा लगाई जाती हैं। और एक ये भी हमें ध्यान रखना होता है विशेष बात,
कभी कभी नियमानुसार एक मात्रा आनी चाहिए, यानी वो जो वर्ण है वहाँ पर जो अक्षर है उसमें एक मात्रा लगेगी, यानी ये। और उसके उच्चारण में यदि समय अधिक लग जाता है तो वहाँ पर हमें दो मात्रा लगानी होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियम के अनुसार वो वर्ण दीर्घ है, गुरु है, और उसके उच्चारण में समय बहुत कम लगता है, तो वहाँ पर हम फिर एक मात्रा लगाते हैं। इसको हमें चरण की पूर्ति के लिए ध्यान में रखना होता है। अब बात आती है छंद के प्रकार। ये मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद वे जिनमें की मात्राओं को गिना जाता है, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और वर्णिक छंद जिनमें कि वर्ण, अक्षर गिने जाते हैं। फिर आते हैं मुक्तक छंद, जो कि आजकल अधिकांश जो कविताएं लिखी जा रही हैं इनमें कोई बंधन नहीं होता है, चरणों का, मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता। आजकल मुक्त कंठ से जो भाव निकलते हैं केवल वो मुक्त छंद के अंतर्गत आती है, मुक्तक कहलाते हैं वो। इसके बाद छंद को जानने के लिए हमें एक चीज और जान लेना आवश्यक है। गण, इनकी कुल संख्या 8 है। और इन्हें हम, ये सूत्र है यमाता राज भान सलगा। इस सूत्र के द्वारा हम गणों को पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया ये यमाता, यहाँ से हमने शुरू किया यमाता, यगण, यगण से यमाता, एक, दो, दो मात्राएं। तो इसमें हमारा हो गया, कोई शब्द हम लगा देंगे यशोदा जैसे, ठीक है। यगण से हमने बनाया यमाता, यहाँ तक हमने ले लिया, ठीक है। यमाता से देखिए दिखाई दे रहा है एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, ये हमने यहाँ पर लगा दी और इसी के अनुसार हमने शब्द लिखा है यशोदा। अब दूसरा बनता है माता रा, ये हो गया मगण, मगण यानी माता रा। माता रा यानी कि दो, दो और दो मात्राएं, ठीक है। तो मायावी शब्द बन गया हमारा, तीनों जगह दो दो मात्राएं हैं। अब माता रा के बाद यानी मगण के बाद हम त से शुरू करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा तगण। यानी ताराज। और ताराज में देखिए समझ आ रहा है, दो, दो और एक मात्रा, ऐसे हम लगाएंगे।
राजा जी लिख दिया हमने, नहीं, दो, दो और एक मात्रा, तो ये हमारा बन जाएगा जैसे हमने बनाया आजाद। अब तगण के बाद हम शुरू करते हैं र से, राजभा। रगण यानी राजभा। यानी 2, 1 और 2, राजभा यानी 2, 1 और 2 मात्रा हम इस पे लगाएंगे। तो जैसे हमने बना दिया राजश्री, राम जी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ तक लिया र तक, र के बाद हम लेते हैं जभान, तो ये हो गया हमारा जगण। जगण आया ना यहाँ से, तो ये हो गया जभान। जभान यानी देखिए हम देख सकते हैं ज एक मात्रा, भा पे 2 मात्रा और यहाँ पर 1 मात्रा, इसी के अनुसार हम मात्राएं लगाते हैं। तो 1, 2, 1। अशोक शब्द बना दिया हमने। जगण के बाद हमारा बन गया भगण यानी भानस। अब भानस से हमें पता चल रहा है 2, 1, 1, तो यही हम यहाँ पे मात्राएं लगाएंगे। ये शब्द हो गया हमारा भारत। अब भगण के बाद हम यहाँ से लेते हैं नस्ल, तो यानी नगण। नंबर 7 नगण। नगण यानी नस्ल। तो यहाँ पर तीनों में एक एक मात्रा आ जाएंगी, जैसे 1, 1 और 1, तो ये हमारा बन गया अमर। अब ये बन गया हमारा स पे आ गए हम, नस्ल तक हमने ले लिया है। सगण, सलगा यानी सगण। एक, एक और 2 मात्राएं। जनता, तो इसके आधार पे हमने गणों को जाना। हम सम, अर्धसम और विषम भी पढ़ चुके हैं। छंद के प्रकार भी हमने पढ़े हैं। अब हमें जो आज पढ़ना है प्रमुख रूप से वो है
चौपाई छंद और दोहा छंद, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं और ये यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9, 11 और 12 तीनों में सम्मिलित है। तो पहले हम पढ़ते हैं चौपाई छंद। चौपाई, देखिए हमें नाम से ही पता चल रहा है चौपाई, 4 पैर, ठीक है। तो इसमें चौपाई में चार चरण होते हैं और सभी में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमें पता लग रहा है कि सब में इनके 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। तो हमें मालूम हो गया कि ये सममात्रिक छंद है। तो सबसे पहली बात आती है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक बात और होती है कि इसमें अंत में दो गुरु, प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। गुरु यानी हम 2 बार 2-2 मात्राएं लगाते हैं। तो हमने पढ़ा चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। पीत बसन परिकर कटिभा था।
चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी। श्यामल तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। अब इनकी हम जांच कर लेते हैं मात्रा लगा के। दीर्घ पे हमने 2 लगाई, अस्वर है हमने 1 मात्रा लगाई, 1 1 1, तीनों लघु हैं, 1 1 1 1, ये भी सब ह्रस्व स्वर हैं। यहाँ पर भी दोनों लघु हैं और ये दोनों हमारे हो गए दीर्घ। हमने परिभाषा में कहा था कि दीर्घ आएंगे 2 अंत में, तो दीर्घ आए हैं। अब हम इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं, इनको गणना कर लेते हैं इनकी। 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 और 4 16, तो हो गई 16 मात्राएं। इस प्रकार से हमने इसका स्पष्टीकरण भी कर दिया। अगले चरण को लेते हैं। यहाँ पर दीर्घ हो गया, 2 मात्रा लगा दी हमने, 1 2 1 1 1, यहाँ पर गुरु लगेगा 1 और फिर 1 2 और ये भी 2। इनकी गणना कर लेते हैं। 3 और 3 6 8 और 4 12 16, तो ये भी हमारा ठीक आया है। ये भी 16 मात्राएं। तन अनुहरत सुचंदन खोरी। अब यहाँ पर भी हम मात्रा लगाएंगे। तीसरा चरण है 1 1 1 1 1, सब ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व वर्ण है सारे। यहाँ पर भी अब देखिए सुचंदन खोरी, तो न आधा है, हमने कहा था आधे वर्ण गिने नहीं जाते और उनका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको हम 2 गिनते हैं। अब देखिए च तो 1 है, इस पर हमें 1 मात्रा लगानी चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव, न का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। इसमें च के उच्चारण में हमें ज़्यादा समय देना हो रहा है, तो च पर हमने लगा दी 2 मात्राएं और आधे अक्षर पर नहीं लगेगी कोई मात्रा। फिर द और न दोनों पर 1 1 मात्रा आएगी। खोरी, तो दोनों पर 2 2 मात्राएं आ गई हैं। गणना कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 और 3 10 12 और 4 16, इस प्रकार से 16 मात्राएं हो गई हैं। अब यहाँ पर भी वही बात आई है, श्यामल गौर मनोहर जोरी। अब श्यामल हमने कहा है आधे अक्षर पर मात्रा नहीं लगती, तो हम आधा स जो है ये इस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे 2 लगनी ही थी, वैसे भी 2 ही लगनी थी। यहाँ है म ल ग र, उच्चारण के हिसाब से मात्रा लगाते जाएंगे। यहाँ पर भी गणना करेंगे। 4 ये हो गई, और 3 7, 2 और 1 3, और 3 10, 1 और 2 3, 12 और 4 16, तो ये भी हमारा चरण पूरा हो गया है और सही है 16 मात्राएं। तो हमें परिभाषा में बताई गई सारी बातें स्पष्ट हो जा रही हैं कि 4 सममात्रिक छंद है,
सब में 16-16 मात्राएं हैं। सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं इसमें, चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और हमने कहा है अंत में 2 दीर्घ होते हैं, ये बात भी हमारी पूरी हो रही है, अंत में 2 दीर्घ होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अतः यह चौपाई छंद है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।